लिया है। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जलकर राख हो गई थी, मगर वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन काल, मध्यकाल और वर्तमान का एक उदाहरण स्पष्ट करना चाहूँगी कि फिरंगियों के फेरे में हम फंस गए थे कि रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलियों की टोलियां उमड़ आई थी। उनके वंदे मातरम के नारों में से निकला हुआ 5-5 डिग्री खून अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था, तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर में देशभक्ति साबित करने की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें घर के हालात ये हो जाया करते थे कि मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया। मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया। नन्हे नौनहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियाँ चली गईं। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, जिसमें की ही कई बोटियाँ चली गईं। और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी गया है साहेब, आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी गया है, मगर मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के कारण खुद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेजा करती थी, और उसे खत लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है, पढ़ेंगे चाव से। अम्मा ने खत लिखा है, पढ़ेंगे चाव से। पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाए। इस तरह पूरा देश अपनी देशभक्ति साबित करने को होता था। तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। लेकिन मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे ना, तो यही उसकी सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही हमारी देशभक्ति है। और अगर आप ये कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही हमारी देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है हमारी देशभक्ति। और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज़्यादा एक देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कराह उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज़्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। और मैं बता दूं, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, आज भी हम महिला सुरक्षा में 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग।
मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरते दम तक अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरु है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी भी मुझे हमारे समाज में नज़र आती है। कहा जाता है कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते। ज़रा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। और मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण के लिए न केवल हिंदू की ज़रूरत है, न मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। और एक शैक्षिक बीमारी भी मुझे हमारे समाज में नज़र आती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज वही विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहां एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इन शैक्षिक बीमारी का जो कारण है वो है हमारे देश की शिक्षा नीति, जो केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनी है। पहले वो जो विद्वान हैं और दूसरे वो जो धनवान हैं। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं, और इनके जो कारण है वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में हमारे देश में अंधविश्वास तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक इस देश का नागरिक अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा कर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा। हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने में खड़ा हो जाएगा, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा बताकर दूसरों की धर्म की अवहेलना करता रहेगा। तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाजा है, तो क्यों आस्था के नाम पे हमने अंधविश्वास फैलाया है। और मेरे विचारों में हमारा अंधविश्वास तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये सब होता रहेगा। और मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम धर्म जैसे दरख्त नहीं बल्कि समाज जैसी शक्ति के अनुभव पे बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि यानर्चन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटील, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालियात, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वच्छित मान मूल्यों के एकड़ों में चिन्ह शिन्न पैपंदमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आई एम बीइंग एन इंडियन, आई एम बीइंग अ स्टूडेंट, आई बीइंग अ सिंपल डॉटर ऑफ दिस मदरलैंड एंड फील टू बी प्राउड एंड इंडियन। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी सरहद पर दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए इस देश के हर जवान को, इस देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ करता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। तो आज मैं इस मंच पे पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें आगे ले जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे ले जाएं, अपने राष्ट्र को आगे ले जाएं, अपने वतन को आगे ले जाएं। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा, ये गुलिस्तां
पिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही जबरदस्त विचार, बहुत ही उम्दा सोच। ये है वो छोटे छोटे बच्चे जो आगे चल करके राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। तो प्लीज इन बच्चों को अपनी तालियों से एक बार फिर से अभिवादित कीजिए। प्लीज हैव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर 3 of our students, इल्मा अली, स्नेहा सिंह एंड आद्या गुप्ता। ये खुद से नापते हैं ऊंचाई आसमानों की, ये खुद से नापते हैं आसमानों की ऊंचाई। परिंदों को कभी तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। ये छोटे छोटे बच्चे अपने पंख फैलाकर आसमान तक जाते हैं, आपकी उम्मीदों को हर रूप में अपनाते हैं। तो प्लीज अब बारी है हमारे उस सेक्शन की जिनमें इन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब बारी है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की। तो प्लीज अपनी तालियों से इनका बराबर अभिवादन करते रहिए। सो पहली कैटेगरी है सुलेख कैटेगरी, जिसमें फर्स्ट प्राइज है गोल्ड मेडल